नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरु जी के करंट अफेयर्स में। और क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम थे 19 जून को 2022 को, जिसकी वजह से बीच में करंट अफेयर रोक दिए गए थे क्योंकि उसमें करंट अफेयर आपका अप्रैल तक का आना था। और एग्ज़ाम हमारे ओवर हो चुके हैं और आगे आने वाले समय में कई एग्ज़ाम ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में लगे हुए हैं। उनको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश का जो हमारा वीकली करंट अफेयर है वो हम फिर से शुरू कर रहे हैं। मई और जून का 2 महीने का करंट अफेयर आपका छूटा था, अप्रैल माह तक का हमने आपको पूरा करा दिया था। ठीक है, तो वो करंट अफेयर आपको जो एग्जाम गुरु जी के यूट्यूब चैनल है वहाँ की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप अप्रैल तक का करंट अफेयर वहाँ देख सकते हैं। और जिस 9 मई के आसपास तक का हमने करंट अफेयर आपको करा दिया था, तो 9 मई से ये जो जून तक का करंट अफेयर है, जून लास्ट वीक तक का, वो पूरा हम यहाँ पे करा रहे हैं। बाकी के करंट अफेयर आपके साप्ताहिक जो हर सप्ताह के सोमवार को आते हैं वो उसी प्रकार से रेगुलर रहेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप यदि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं आगे बढ़ते हुए, तो एग्जाम गुरु जी में आपको मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की जो 2021 की मेंस होने वाले हैं नवंबर माह में, उसके नोट्स उपलब्ध हैं। आप एग्जाम गुरु जी के ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ से इनको ऑर्डर कर सकते हैं। जो हमारे पुराने छात्र हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से कुछ परचेज किया, उन्हें ये 2799 रुपये में यानी 2799 में है। और जो नए छात्र हैं उनके लिए 2999 का है। इसके साथ आपको जो एग्जाम की तैयारी करते वक्त सबसे आवश्यक चीज़ है डेली टेस्ट देना। यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं, आपने शुरुआत करी, अभी एकदम से शुरुआत कर ही रहे हैं, तो आपको इसके साथ ये डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेट जो है 1299 का, ये आपको फ्री मिलता है। इसमें आपको मेंस के कुछ प्रश्न मिलेंगे अभ्यास के लिए, साथ में इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स होते हैं उन टेस्टों के, आप उनको देख सकते हैं और इसमें खुद अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं कि हमने उत्तर लिखे हैं वो किस प्रकार से हैं। काफ़ी अच्छा कोर्स है हमारा ये 1299 का जो डीएपी है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। आप इसमें आपको बहुत ही छोटे टॉपिक वाइज लगभग 90 के आसपास टेस्ट है। हर टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के। आपको प्रैक्टिस करना है घर पे। फिर इसके बाद अपनी आंसर लिखने के बाद उसके जो वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे देखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपका आंसर क्या होना चाहिए था, आपने कहाँ पे गलतियाँ करी हैं, क्या करी हैं। ठीक है, प्री तक के यहाँ पे अपडेट है 60 के आसपास, लगभग 30 है अभी इसमें रिमेनिंग है टेस्ट। तो ये आपके जल्दी इसका शेड्यूल अपडेट कर दिया जाएगा और अक्टूबर माह के आसपास ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे इसको या जो स्टूडेंट्स इसको अभी ज्वाइन करेंगे उन्हें पिछले सारे टेस्ट देने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं कि जो आप आज ज्वाइन कर रहे हो वो केवल आज वालों को ही मिलेगा। पिछले सभी टेस्ट आपको इसमें देने को मिलेंगे और अगले भी आपको देने को मिलेंगे। ये टेस्ट जल्दी ही अपडेट कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से वो स्टूडेंट्स जो अपनी कॉपियों का मूल्यांकन कराना चाहते हैं, हमारी ये नवीन टेस्ट सीरीज है एमपीपीएससी मेंस की, ये चालू हुई है। ये लगभग क्या कहते हैं 2499 की है, 2499 की है, नीचे दिया गया है प्राइस। इसमें आपकी कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा और इसके टेस्ट का डिस्कशन प्रत्येक शनिवार और रविवार यानी सैटरडे और संडे को शाम को 8 से 10 के बीच में होगा। और कॉपियों का मूल्यांकन का आधार क्या रहेगा, आपकी जो कॉपियों को चेक किया जाएगा उसमें ये सारी चीज़ें आपके जो होनी चाहिए वहाँ पे उपस्थित होनी चाहिए। कॉपियों को आंसर लिखते वक्त आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। इसका डिस्कशन प्रत्येक शनिवार और रविवार को यूट्यूब चैनल पे एग्जाम गुरु जी के किया जाएगा। कॉपियाँ चेक की जाएंगी प्रॉपर और आपकी कमियों को यहाँ पर बताया जाएगा। ये टेस्ट यदि आप आज ज्वाइन करते हैं या आगे कभी भी ज्वाइन करेंगे तो पिछले सभी टेस्ट आपको देने को मिलेंगे। आपकी कॉपियाँ चेक की जाएंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बिल्कुल नहीं भटकना है। नीचे दिए गए नंबरों पे सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे के बीच कांटेक्ट करना है, या आप व्हाट्सअप कर देंगे तो आपके पास कॉल बैक आ जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम अपने रिवीजन के साथ। वर्ष 2019-20 का डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर सम्मान किसे प्रदान किया गया था, तो ये डॉक्टर नारायण व्यास को किया गया था। मध्य प्रदेश के कितने वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन किया गया है, तो अभी 827 ग्रामों का किया गया है। ठीक है, क्योंकि अभी पटवारी के भी एग्जाम आने वाले हैं और एमपीएसआई के भी एग्जाम लगे हुए हैं। ये जो अगला साल है चुनावी साल है, सारे एग्जाम इस साल गवर्नमेंट करा लेगी, आप निश्चिंत रहो, उनको कराना ही पड़ेगा। तो ये चुनावी साल है, आपको चुनावी साल में बहुत सारे एग्जाम देने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि पटवारी का भी एग्जाम लगा हुआ है तो करंट अफेयर का महत्व बहुत हो जाता है, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं उनको ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार से दतिया में मां पीताम्बरा की रथ यात्रा की शुरुआत कब से प्रारंभ की गई है, तो ये 4 मई से की गई है। ठीक है, प्रदेश की पहली एरोपोनिक तकनीकी आधारित लैब कहां पर स्थापित होगी, तो ये स्थापित होगी ग्वालियर में।
मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी की किस खिलाड़ी ने ब्राजील में चल रहे डेफ ओलंपिक में कि जो टीम इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है? गौरांशी शर्मा किया है। अभी के पीएससी के जो आपके पेपर आपने देखा होगा उसमें खिलाड़ियों के बारे में काफ़ी पूछा था, और हमने करंट अफेयर की आपकी जो लाइव क्लासेस कराई थी, लगभग आपका पूरा एमपी का करंट अफेयर वहाँ से कवर हुआ है। ठीक है, हमने कई बार बताया था इनके बारे में पूछा जा सकता है, और वो पूछा गया है करंट अफेयर में। लगभग आपके प्रश्न वहाँ से आपने सॉल्व कर लिए होंगे, और मैं आशा करता हूँ जिन्होंने भी क्लासेस अटेंड करी होंगी उन्हें लाभ जरूर मिला होगा। और विशेषकर जो हमारे ये वीकली करंट अफेयर आते हैं, इसमें हमने आपसे कई बार जो क्लोजिंग हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हम आपसे पूछते हैं। तो 31 अगस्त का प्रश्न हमने आपसे पूछा था, तो वो आपको वहाँ पर मिला था। ठीक है, इसी प्रकार से निम्न में से कौन यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में कराटे मिक्स इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली कराटे एथलीट बन गई हैं? तो कराटे एथलीट है कौन है? सुप्रिया जाटव है। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने किस देश के साथ पर्यटन को और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रसार और कलात्मक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए कुल मिला के OMU साइन किया है? हमारे पर्यटन विकास निगम ने हमारे पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस के साथ किया है। राज्य शासन द्वारा गठित मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री गौरी शंकर बिसेन है। और शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के पहले प्रश्न के साथ, हमारा जो मई का ही है। देश का पहला ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण कहाँ खोला जाएगा? देश का जो पहला जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र होगा कहाँ खोला जाएगा? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसका सही उत्तर होगा भोपाल। देख लेते हैं, आपको मालूम है कि जो ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है, इसमें होना क्या है? यहाँ पर जो हमारे जनजातीय समूह के युवा होते हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में ये रहेगा कि उन्हें जिस प्रकार से हमारे ITI कॉलेज वगैरह होते हैं, ये थोड़ा सा जनजाति फोकस्ड होगा, उनको उनके जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, कौशल एवं उद्यमिता जो राष्ट्रीय विकास निगम है NSDC है, इसके सहयोग से खोला जा रहा है और इसका नाम रखा गया संसदीय संकुल परियोजना। ठीक है, इसका शुभारंभ कर दिया गया है। इस परियोजना में क्या होगा? जो जनजातीय युवा होंगे उनको तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे ITI स्कूलों में कराया जाता है, कॉलेजों में कराया जाता है। ठीक है, अभी जो इसका प्रथम चरण है ये प्रायोगिक परियोजना होगी। अभी इसको 6 राज्यों में लागू किया गया। 6 राज्यों में हमारा एक राज्य मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी जनजातीय प्रदेश माना जाता है, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, ओडिशा, ये सभी जो हैं जनजातीय प्रदेश हैं। तो अभी सरकार ने इसको प्रायोगिक रूप से चालू किया है और 17 जिले के 17 समूह लगभग 250 विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा और सरकार इसमें उन्हें अपडेट करेगी नवीन तकनीकियों से। ठीक है, तो अभी इसको प्रथम चरण पे चालू किया गया है, आगे आने वाले समय में सरकार इसको और आगे बढ़ाएगी। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश में कितने जनजातीय ब्लॉकों में वनवासी लीलाओं की प्रस्तुतियां दी गई हैं? 53, 82, 89 या 87? ठीक है, वनवासी लीलाओं में क्या हुआ था? कई प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन हुए थे। तो कितने जिलों में की गई है? पूरे के पूरे जो हमारे 89 विकास खंड हैं, सभी विकास खंडों में करी गई। जनजातीय विकास खंड हमारे 89 है प्रदेश में, सभी विकास खंडों में इसका आयोजन किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया, किस विभाग के द्वारा? तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश शासन के जो सांस्कृतिक विभाग है उसके द्वारा वनवासी लीला का आयोजन किया गया। अलग अलग नाम थे कार्यक्रमों का, जैसे अभी यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये भक्तिमती सबरी है, निषाद राज गुहा है, ये अलग अलग नाम से क्षेत्रीय के हिसाब से इसको आयोजन किया गया था। मई के माह में हुआ था। वनवासी लीला का आयोजन क्यों किया गया था ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 11 मई से प्रदेश के कितने 89 जनजाति ब्लॉकों में राम कथा साहित्य में वर्णित वनवासी चरित्रों पर आधारित वनवासी लीलाओं का आयोजन किया गया है। ये पूरा राम कथा साहित्य में जो आधारित था उसमें भी जनजाति समाज का योगदान था। जैसे अपने निषाद राज हैं और शबरी हैं, दोनों हमारे यहाँ जनजाति समाज से आते हैं, जिन्होंने भगवान राम के क्या कहते हैं जो 14 वर्ष का वनवास था उसमें उन्होंने काफ़ी सहयोग किया था। उनका बहुत बड़ा योगदान था रामचंद्र जी के आगे के जो वनवास था उसको काटने में, वहाँ आगे तक उनकी यात्रा में। ठीक है, तो ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उसमें किया गया है। सभी ने इस पे क्या कहते हैं कार्यक्रम आयोजित होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ एक्टिंग वगैरह होती है, कुछ गायन के माध्यम से किए जाते हैं, उनकी अपनी कला है उसके माध्यम से वो लोग उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रस्तुतियां की गई थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की कितनी इकाइयों को ट्रिप एडवाइजर्स अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ट्रिप एडवाइजर्स अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है, इसके माध्यम से कितनी इकाइयों को सम्मानित किया है? 16, 13, 12 या 14?
इसका सही उत्तर होगा 16 इकाइयों को सम्मानित किया गया है। काफी न्यूज में भी था, मध्य प्रदेश की 16 पर्यटन इकाइयों को, मध्य प्रदेश की 16 पर्यटन इकाइयों को ट्रिप एडवाइजर्स अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। आपके कई जो एग्जाम होते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, वहां पे ये पूछ लिया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये अवार्ड जो दिया गया है ये ट्रिप एडवाइजर्स यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2022 में, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 16 इकाइयों को दिया गया। अलग अलग इकाइयां थी, उनको दिया गया। ठीक है, बढ़ते हम अपने आगे के प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 है, मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड, ये एक कंपनी बनाई गई है। ठीक है, हमारे यहाँ की जो राज्य की संपत्तियां हैं उसके प्रबंधन के लिए एक लिमिटेड कंपनी का निर्माण किया गया है। इसकी जो बैठक की अध्यक्षता होती है, इसकी जो बैठक होगी, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? ठीक है, राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा या प्रमुख सचिव के द्वारा? आपको इसका सही उत्तर देना है और इसका सही उत्तर होगा मुख्यमंत्री के द्वारा। इसका गठन मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। आगे हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। और ये मध्य प्रदेश अपने आप में पहला राज्य है जहां पर राज्य की जो परिसंपत्तियां होती है, इसकी जो संपत्ति होती है, उसके प्रबंधन के लिए कई बार क्या होता है कि जो ये इसका मूल उद्देश्य है कि बहुत सारी जो सरकारी बिल्डिंगें बनती हैं जो उनके लिए यूज की जाती है, ऑफिसेस के लिए यूज की जाती हैं, कार्यालय वगैरह बनते हैं, उनका कई बार रख रखाव अच्छा नहीं होता। वो पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट में, यहाँ के नगर निगम के डिपार्टमेंट में रहती थी, उनका कई बार रख रखाव अच्छा नहीं होता या कई प्रकार की तकनीकी प्रॉब्लम वहाँ पर जाती है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, एक कंपनी का निर्माण कर दिया कि आपके अंडर कंस्ट्रक्शन में ये रहेगी, इन्हीं सब चीज़ों को, उसके प्रबंधन वगैरह क्या क्या समस्याएं, उसमें क्या आवश्यकता है वो देखेगी। ठीक है, लेकिन उस कंपनी की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इस कंपनी की जो अध्यक्षता करेंगे वो मुख्यमंत्री करेंगे। और इसके लोक परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए इसका गठन कब किया गया है? 26 सितंबर 2020 को इस विभाग का गठन किया गया है। ठीक है, ये 2 तारीखें आप याद रखना। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, बुक ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 2007 to 2021, ये एक पुस्तक का नाम है। बुक ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 2007 to 2021। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देवाशीष नीलोशे, राजेश चौहान, अमय खुरसिया या श्री सुशील दोषी? इसका सही उत्तर होगा श्री सुशील दोषी। इसका जो बुक का इनॉग्रेशन है अभी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। आप इनके बारे में भली भांति परिचित हैं, आप काफ़ी टाइम इनके बारे में करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे, श्री सुशील दोषी के बारे में। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, बुक ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट 2022 2007 to 2021, और मुख्यमंत्री के द्वारा इसका विमोचन किया गया। इसमें बहुत सारी उन्होंने जानकारियाँ रखी क्रिकेट से संबंधित, क्योंकि ये कमेंटेटर रहे हैं और काफ़ी फेमस रहे हैं कमेंटेटर में। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। एमपी की गलियों में एमपी की कहानी, ये एक क्या कहते हैं, ये एक सीरीज है, एक तरह से आप ये कह सकते हो, ब्लॉग भी इसको बोल सकते हो, वीडियो ब्लॉग है। इस सीरीज का टेलीकास्ट किसके द्वारा किया जा रहा है? ये मध्य प्रदेश पर्यटन के द्वारा चलाया जा रहा है, करली टेल्स के द्वारा, टूर माई इंडिया के द्वारा, इंडिया टेल्स के द्वारा या इंडिया सम डे के द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा इसका क्या कहते हैं टेलीकास्ट किया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? करली टेल्स का, ये किया जा रहा है करली टेल्स के द्वारा। एमपी की गलियों में एमपी की कहानी, थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसके बारे में। ये आपको जो व्यक्ति दिख रहे हैं ये इसको होस्ट कर रहे हैं इस शो को, और ये अपने आप का एक तरह का वीडियो ब्लॉग है और यूट्यूब में आप इसको देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पर्यटन जो क्षेत्र हैं, नगर हैं या आप ये कह सकते हो पार्क वगैरह हैं, उनके यहाँ पे घूमते हैं, वहाँ का खान पान। अभी ये जहाँ पे जो इमेज लगी हुई है आपकी उज्जैन की आपको दिख रही है, जबलपुर और इंदौर का, ये सबका यहाँ पे इन्होंने भ्रमण कर लिया है। काफ़ी अच्छा शो है, आप लोग एक बार जरूर देखना, मेरा देखा हुआ है। और यहाँ पे वहाँ का खान पान, वहाँ का इतिहास, वहाँ का कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशंस बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। आप एक बार करंट अफेयर की तरह मत देखो, उसको थोड़ा सा घूमने के हिसाब से देखो, तो आपको चीज़ें भी याद हो जाएंगी और बहुत रोचक होता है। हमें नई नई चीज़ें जानने का एक बोलते हैं ना, जानकारी भी मिलती है, साथ में एक अलग एंजॉय होता है। वहाँ के खान पान के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं ये। तो करली टेल्स इसका जो है कर रहा है, ये मध्य प्रदेश किसके द्वारा पर्यटन, मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म बोर्ड है इसके द्वारा करवाया जा रहा है। इसका जो पूरा खर्चा उठा रहा है, इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है वो एमपी टूरिज्म कर रहा है और ये टेलीकास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। एमपी टूरिज्म को कैसे आकर्षित किया जाए उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और एमपी टूरिज्म काफ़ी अच्छा काम कर रहा है अपने टूरिज्म के क्षेत्र में।
बढ़ते हम आगे की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 है हमारा, भारत की पहली बुलेट क्रशर मशीन की स्थापना कहाँ की गई है? ग्वालियर में की गई है, मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी में की गई है, हॉकी अकादमी में की गई है या शूटिंग अकादमी में की गई है? और इसका उत्तर बहुत आसान है, आप दे लेंगे मध्य प्रदेश की शूटिंग अकेडमी में की गई है। बुलेट क्रशर मशीन है क्या? ठीक है, गाड़ी वाली बुलेट है या गोली वाली बुलेट है, आपको समझ में आ गया होगा। होना कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा मध्य प्रदेश का राज्य का शूटिंग एकेडमी है, वहाँ पे एक बुलेट क्रशर मशीन की स्थापना की गई है, भारत की पहली। यहाँ पे कई बार क्या होता है, जो बुलेट्स होते हैं, कारतूस होते हैं, वो कई बार फ्री हो जाते हैं, निकल जाते हैं या बिना इस्तेमाल किए हुए भी ख़राब हो जाते हैं, तो उनका बाद में कई लोग उसको रिसाइकल करके उसका वापस यूज भी कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए एक मशीन का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। तो ये मशीन लगाई गई, इसको क्या करेगी, इसके जो सेल्स होते हैं उनको ये नष्ट कर देगी और इसका कोई दोबारा उसका मिसयूज नहीं कर पाएगा। मेन मकसद ये है। तो आपको शूटिंग याद रखना है, बुलेट इसमें बात हो रही है गोली की, तो शूटिंग वाली जो जगह है वहाँ पे इसको लगाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 में मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा, पांचवा, तीसरा, चौथा। ठीक है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है, इसमें मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो सही उत्तर होगा पांचवा स्थान प्राप्त किया है। डिटेल देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS 2021, शॉर्टकट में इसको NAS बोलते हैं। और ये सभी राज्यों का रिपोर्ट कार्ड था। आप ये रिपोर्ट कार्ड यदि इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, NAS की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, तो अपने स्टेट की और विधिवत और पूरी डिटेल में रिपोर्ट मिल जाएगी। और इसको जो बोला जाता है वो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 ये जारी किया जाता है। मध्य प्रदेश ने इसमें 5वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इसमें तीसरी से लेकर 5वीं 8वीं तक में देश में 5वें क्रम पे रहा है। ठीक है, और कक्षा 3 में 37 जिले और कक्षा 5 में 33 जिले। इतना डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि ये आप यदि वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में बनेगा तो हमसे यहाँ पे पूछ सकता है कि किस क्रम में रहा है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो उपलब्धि सर्वे है, जब आप मध्य प्रदेश PSC की जो मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे शिक्षा नाम का एक टॉपिक आपके साथ वहाँ 2 बार आपको मिलेगा। वहाँ पे जो इसका डेटा है वो काफ़ी काम का है और आप इसको अपडेट कर सकते हैं। और एक बार मेरा छोटा सा सुझाव रहेगा कि यदि आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल एजुकेशन की क्या स्थिति है, किस राज्य अलग अलग क्षेत्र में क्या हमारा अचीवमेंट रहा है, हम कहाँ पीछे हैं टीचर्स की उपस्थिति में, जो छात्र हैं उनका मनोवैज्ञानिक उनको सपोर्ट करने में बुक्स वगैरह उपलब्ध है कि नहीं, क्लास की स्थिति क्या है, स्कूलों का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, टीचर जो फैकल्टी है कितनी लिटरेट है, कितना टाइम दे रही है, बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे। बहुत अच्छा सर्वे, आप इसको एक बार देख सकते हैं। प्रति 3 वर्ष जारी किया जाता है, लेकिन कोरोना के कारण बीच में जारी नहीं किया गया था। और इस वर्ष ये 2017 में जो मध्य प्रदेश था 17वें स्थान पे था, 17 में, और ये अच्छी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश 5वें क्रम पे पहुंच चुका है। बढ़ते हम आगे की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के किस खेल में मध्य प्रदेश ओवरऑल चैंपियन बना है? ठीक है, उस पूरे गेम में मध्य प्रदेश का सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है। मलखम्ब में, शूटिंग में, तैराकी में या हॉकी में? तो इसका सही उत्तर होगा मलखम्ब। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, इसमें मध्य प्रदेश ओवरऑल चैंपियन रहा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ठीक है, और खेलो इंडिया यूथ गेम में जो मलखम्ब है इसको पहली बार शामिल भी किया गया था और अपने राज्य का ये राजकीय खेल है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी देने का एक दबाव भी था। हमारे राज्य के सभी खिलाड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिए हैं खेलो इंडिया गेम्स के, लगभग सभी खेलों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। इसमें मध्य प्रदेश को 5 स्वर्ण के साथ टोटल 11 पदक मिले हैं। और उज्जैन के खाचरौद के जो 18 साल के युवा खिलाड़ी हैं पंकज गगरमा, ये प्रदेश के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेलो इंडिया में एक दिन में 3 स्वर्ण जीते हैं। इनका नाम आप याद रखना पंकज का, एक दिन में इन्होंने 3 स्वर्ण जीते हैं खेलो इंडिया में, और युवा है तो हैं ही, उज्जैन के रहने वाले हैं। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये मलखम्ब खेल से संबंधित है। इनका नाम आप याद रखना, आने वाले समय में आप इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आपके साथ टकरा सकता है। और बाकी का मध्य प्रदेश की जो हर्षिदा कंडरकर हैं, इन्होंने स्वर्ण, और सिद्धि गुप्ता ने भी रजत पदक जीता है। और रोप अलग, मलखम्ब के भी अलग अलग थे, पोल थे, रोप होते हैं, तो उसमें अलग अलग क्या कहते हैं विधा में अलग अलग लोगों ने पुरस्कार जीते हैं। लेकिन इनका पंकज गगरमा का याद रखना है, पूरे ओवरऑल मध्य प्रदेश इसमें चैंपियन रहा है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गठित योग आयोग का प्रशासकीय विभाग कौन सा होगा?
इस पे पूरा डिटेल वीडियो इस योग आयोग के बारे में एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे डाला जा चुका है, जहाँ पे योजनाएं वाले सेक्शन में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे इसके बारे में बहुत अच्छी डिटेल मिलेगी। और आने वाले समय में बहुत बार आपको सभी एग्जामों में इससे प्रश्न टकराने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इसका प्रशासकीय विभाग कौन सा होगा जहाँ से ये संचालित होगा। स्कूली शिक्षा विभाग होगा, खेल विभाग होगा, सांस्कृतिक विभाग होगा या उच्च शिक्षा विभाग होगा। इसका जो विभाग होगा वो स्कूल शिक्षा विभाग होगा। थोड़ा सा आउटलाइन इसके बारे में हम देख लेते हैं, बाकी की डिटेल्स हमने वहाँ पे आपको बता दी हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में योग के प्रति जागरूकता, प्रचार प्रसार और उसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, योग आयोग का गठन किया। इसका गठन कब किया गया है, योग दिवस के दिन, ठीक है। 21 जून को हमारे यहाँ योग दिवस होता है वर्ष 2022 को। लेकिन इसका जो प्रशासकीय विभाग है वह स्कूली शिक्षा विभाग है, क्योंकि इसकी जो क्या कहते हैं जारी की गई थी, गठन की जानकारी दी गई थी वो स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा की गई थी। इसका संचालन वहीं से होगा और इसका एक स्वतंत्र कार्यालय जो होगा वो आपके कहाँ पे होगा, केंद्र भोपाल में स्थित होगा, ठीक है। और संरचना किस प्रकार की होगी, यहाँ से पहली बात तो ये, इसके जो स्कूली शिक्षा मंत्री होंगे वो इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, ठीक है। और महर्षि पतंजलि जो संस्कृत संस्थान है इसके जो अध्यक्ष होंगे इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। तो उपाध्यक्ष कौन होगा, संस्कृति पतंजलि संस्कृत संस्थान के जो अध्यक्ष होंगे इसके उपाध्यक्ष होंगे और ये स्कूली शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। महर्षि पतंजलि संस्थान के निर्देशक जो होंगे उसके सचिव होंगे और राज्य शासन के क्षेत्र क्या कहते हैं योग के क्षेत्र में कुछ जो अनुभव रखने वाले हैं 5 शासकीय अशासकीय सदस्य इसमें मनोनीत किए जाएंगे। ये शासकीय नहीं होंगे, अशासकीय होंगे। तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, इन फैक्ट्स को आप याद रखना क्योंकि ये योग आयोग है। और अशासकीय सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्षों का होगा, ठीक है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11 है, मध्य प्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन कर दिया गया है। हमने पिछले करंट अफेयर्स में अभी आपसे क्या कहते हैं कुंडू समिति बनी थी तब बताया था कि उन्होंने रिकमेंडेशन करी है कि मध्य प्रदेश राज्य को अपना एक सांख्यिकी आयोग बनाना चाहिए। तो सरकार ने इसका आयोग का गठन कर दिया है। लेकिन इस आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, प्रख्यात संस्कृति जो सांख्यिकी विशेषज्ञ हैं वो होंगे, वित्त मंत्री होंगे या मुख्य सचिव होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा प्रख्यात सांख्यिकी विशेषज्ञ होंगे, जो एक फेमस इकोनॉमिस्ट होंगे, उन्हें इसका आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। और आपको मालूम है कि राज्य सरकार ने क्या कहते हैं कुंडू समिति है उसका गठन किया था, कुंडू टास्क फोर्स समिति की गठन किया था। इन्होंने अनुशंसा की थी, बहुत सारी अनुशंसा इन्होंने करी थी, जिनमें से एक अनुशंसा ये थी कि अपने राज्य का सांख्यिकी आयोग होना चाहिए जहां पर पूरी की पूरी एक जानकारी होनी चाहिए, क्या है, कितनी हमारे पास मैन पावर है, उनका क्या है स्थिति, क्या है, कितना काम हो रहा है। क्योंकि कई बार क्या है कि मेन जो उनका फोकस था वो यही था कि कई बार हमें जानकारी नहीं होती कि किस क्षेत्र में हमारे पास कितने कर्मचारी हैं, मैन पावर हमारी कहाँ ज़्यादा लग रही, कहाँ ज़्यादा लगानी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की तर्ज पर राज्य सांख्यिकी आयोग बनाया जाएगा। वो बहुत सारी चीज़ों पे काम करेंगे, बजट अलॉटमेंट से लेकर के मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स, सारी चीज़ों पे ये लोग काम करेंगे, सरकार को गाइड करेंगे, ठीक है। ये किसकी रिकमेंडेशन में हुआ है, ये कुंडू टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन में हुआ है। और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो प्रख्यात सांख्यिकी विशेषज्ञ होंगे जिन्हें इस क्षेत्र में 20 वर्ष के कार्य का अनुभव होना चाहिए। आयोग एक सदस्य राज्य सरकार नामित करेगी और अधिकतम 6 सदस्य जो होंगे इसके विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित सदस्य होंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 12 है, प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से प्रतिबंधित किया गया है, 30 जून से, 1 जुलाई से, 1 अगस्त से या 19 जून से। 19 जून को आपका एग्जाम था, उस दिन प्लास्टिक प्रतिबंधित नहीं था क्योंकि पेपर भी हमारे प्लास्टिक कवर में आए थे, ठीक है। अब बात होती है 30 जून, 1 जुलाई और 1 अगस्त। तो इसका सही उत्तर होगा 1 जुलाई से सरकार ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक में क्या क्या होता है आपको मालूम है, जो स्ट्रॉ वगैरह होते हैं एक बार यूज के होते हैं, उसके बाद उन्हें फेंक दिया जाता है, उनका दोबारा यूज नहीं किया जाता। तो ऐसे प्लास्टिक को सरकार ने क्या किया है, अभी बैन लगाया है। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी, एकदम से प्लास्टिक नहीं बंद की जा सकती। लेकिन वन टाइम यूज वाली प्लास्टिक हमारे यहाँ ज़्यादा क्या कहते हैं कचरे में यूज होती है और उसको काफ़ी डंपिंग करना थोड़ा सा बहुत टफ टास्क होता है। तो उसको सरकार ने क्या किया, बंद लगाया, ठीक है। और इसके लिए क्या किया सरकार ने, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन जो नियम है 2021, इसके जरिए सरकार ने 1 जुलाई से प्रतिबंधित कर दिया, जिससे थर्माकोल वगैरह बनते वो भी प्रतिबंधित रहेगा। क्या क्या है वो आपको मालूम है, ठीक है। तो ये था हमारा अभी मई जून का पूरा करंट अफेयर। और कल मैं आपका इसका जो अगले 1 से 2 दिन के अंदर जो पिछले सप्ताह के करंट अफेयर हैं जुलाई माह के फर्स्ट वीक के, वो हम अपडेट करेंगे, वो आप वहां पर देख लेंगे। इस प्रकार हमारे सारे करंट अफेयर प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को अपडेट हो जाया करेंगे, आप वहां पे अपडेट रहेंगे।
लेकिन करंट अफेयर में जाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, मध्य प्रदेश में पेशा अधिनियम 1996 कब से लागू किया गया है? आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में पेशा अधिनियम 1996 लागू हो गया है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में कब से लागू किया गया? इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको करंट अफेयर हमारा कैसा लगा? अभी होने वाले जो भी हमारे लास्ट एग्जाम हुए थे 19 जून को, इसमें आपको कितना लाभ हुआ आप जरूर बताइए। जो रेगुलर करंट अफेयर्स थे और जो हमने स्पेशल क्लास ली थी करंट अफेयर की, उसमें से आपको लाभ हुआ भी या नहीं हुआ? आप लोगों को कुछ सुझाव हैं जिसमें हम सुधार कर सकते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उस पर हम सुधार करेंगे। फिर मुलाकात होती है हमारे जुलाई के जो पूरा का पूरा एक वीक है उसके करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।